हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यदि हमारे पास कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस प्रकार निकाला जाता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितनी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू, जिसको कि हमने निर्वात में एक बिंदु पर रखा है। और हमें इस प्लस क्यू आवेश के कारण, जो कि ए बिंदु पर है, इसके कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और ये जो पी बिंदु है ये प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर रखा गया है। तो आप विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से जानते हो कि जो ई वेक्टर होता है वो बराबर होता है कितने के, एफ वेक्टर बटे क्यू नॉट को मान लेते हैं हम फर्स्ट समीकरण। यानी ये सूत्र आपको क्या बता रहा है कि यदि मुझे P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे P बिंदु पर एक परीक्षण आवेश, एक छोटू सा परीक्षण आवेश Q नॉट मुझे P बिंदु पर लाना पड़ेगा। और फिर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्लस Q आवेश के कारण इस छोटू से आवेश Q नॉट पर कितना बल लग रहा है। तो उस बल को आपने कैलकुलेट करना है, इस सूत्र में रखना है और उसको Q नॉट के परिमाण से डिवाइड करना है। तो आपको P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारी प्रक्रिया है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की यदि तीव्रता निकालनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले उस बिंदु पर हमें एक परीक्षण आवेश लाकर रखना होगा, फिर उस पर अन्य आवेश जिसकी हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं उसके कारण उस पर कितना बल लग रहा है वो निकालना पड़ेगा, और उसको फिर जो परीक्षण आवेश है उसके परिमाण से डिवाइड करना पड़ेगा। तब हमें उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी। सबसे पहले हम P बिंदु पर लाते हैं धन परीक्षण आवेश Q नॉट को। अब देखो आप यहाँ पे कि जो Q नॉट है वो भी धनात्मक है, प्लस Q, और Q भी क्या है, धनात्मक है। तो धनात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो इसलिए ये जो प्लस Q है ये क्या करेगा, Q नॉट को प्रतिकर्षित करेगा, यानी इस पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। और उसकी दिशा किधर होगी, ए से पी के अनुदिश, यानी एफ वेक्टर की दिशा आपकी क्या हो जाएगी, ए से पी के अनुदिश। अब इस एफ वेक्टर का मुझे परिमाण निकालना है। वेक्टर का परिमाण किस प्रकार निकाला जाएगा, कूलम के नियम से आप जानते हो। जो एफ वेक्टर है कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। ये तो हो गया सूत्र। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्यों यूज किया, क्योंकि हमने जो आवेश कहाँ रखा है, निर्वात में रखा है। तो जो यहाँ पे विद्युतशीलता का प्रयोग होगा, किसकी विद्युतशीलता का प्रयोग होगा, निर्वात की विद्युतशीलता का प्रयोग होगा। तो आपको बल प्राप्त हो गया। अब इसकी दिशा व्यक्त करनी है, तो दिशा या तो ए पी के अनुदिश भी लिखी जा सकती है, या फिर आप एक यूनिट वेक्टर, एक एकांक सदिश इसके साथ गुणा कर दोगे तो उसकी दिशा को व्यक्त करेगा वो। तो जो ए पी है वो क्या है, आर है, यानी जो एफ वेक्टर है किस दिशा में लग रखा है, आर के पॉजिटिव दिशा में। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आर की दिशा में एक एकांक सदिश ले लें तो वो एफ वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे जो एफ वेक्टर हमें पूर्ण रूप से अगर प्रदर्शित करना है तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसके परिमाण को आर कैप से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार हमें एफ वेक्टर प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण को सेकंड मान लेते हैं। अब एफ वेक्टर के इस मान को हम यदि फर्स्ट समीकरण में रख दें तो हमें ई वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। एफ वेक्टर के इस मान को हम फर्स्ट समीकरण में रखेंगे तो वहां से हमें विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है कितनी प्राप्त हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर डॉट आर कैप बटे क्यू नॉट। अब क्यू नॉट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से जो ई वेक्टर है कितना प्राप्त हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, यदि मेरे पास कोई बिंदु आवेश है और उसके कारण मुझे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसके लिए हमको यहाँ से सूत्र प्राप्त हो गया। इस सूत्र का प्रयोग करके आप किसी भी बिंदु पर किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल सकते हो। इस सूत्र से हमें क्या पता चल रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है आर के वर्ग के। और यदि आप ई और आर के बीच ग्राफ खींचना चाहो,
मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये आपका क्या हो गया मूल बिंदु ओरिजिन, जहाँ पे दोनों अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं। अब मान लेते हैं एक्स अक्ष आर को प्रदर्शित कर रहा है, दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, और जो वाई अक्ष है ये वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। इस सूत्र से क्या पता चल रहा है कि ई व्युत्क्रमानुपाती है आर के वर्ग के। तो इसका जो ग्राफ हमको प्राप्त होगा किस प्रकार होगा, जब आर का मान अधिक होगा तो उस स्थिति में ई का मान कम होगा, आर का मान जब कम होगा तो ई का मान अधिक होगा। तो जैसे यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ पे आर का मान कम है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हमें अधिक प्राप्त होगा, और जैसे जैसे हम आर का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र का मान घटता चला जाएगा। तो इस प्रकार यदि हमें ई और आर के बीच ग्राफ खींचना है तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यदि हम ई और 1/r स्क्वायर के बीच का ग्राफ खींचना चाहें तो फिर उस स्थिति में हमें किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष है, ये वाली अक्ष आपकी 1/r स्क्वायर को प्रदर्शित करी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस स्थिति में जो ग्राफ प्राप्त होगा एक स्ट्रेट लाइन, इस प्रकार का हमें ग्राफ प्राप्त होगा, जो हमें क्या बता रहा है कि 1/r स्क्वायर का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी प्रकार से ई का मान भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों ग्राफ आपने समझ लिए होंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि यदि हमारे पास ऋणात्मक क्यू आवेश है तो उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार निकाली जाएगी। अब मान लेते हैं कि जो ये क्यू आवेश है ये ऋणात्मक है, परिमाण इसका वही है लेकिन आवेश कैसा है, ऋणात्मक। अब इसके कारण हमें पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो माइनस क्यू आवेश है वो पी बिंदु पर समान परिमाण का ही विद्युत क्षेत्र बनाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये क्यू आवेश है इसका परिमाण भी क्या है, प्लस क्यू आवेश जो हमने पहले वाली कंडीशन में लिया था उसी के बराबर है। तो इसलिए इसके कारण पी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी तीव्रता उतनी ही निकल कर आएगी, लेकिन बस अंतर किस में आएगा, दिशा में। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो ये दोनों एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे किस प्रकार का बल होगा, आकर्षण का बल होगा। यानी माइनस क्यू जो क्यू नॉट पर बल लगाएगा आकर्षण का बल लगाएगा। तो इसलिए जो एफ की दिशा होगी किधर होगी, पी से ए के अनुदिश इस दिशा में होगी, यानी किधर होगी, माइनस आर कैप की दिशा में। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको इस प्रकार लिख सकते हो, ई वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, और दिशा व्यक्त करनी है तो माइनस आर कैप। तो इस प्रकार से आपने माइनस क्यू के कारण भी पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो माइनस क्यू आवेश है, यानी यदि हमारे पास जो बिंदु आवेश है वो कैसा हो, ऋणात्मक, तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, इनवर्ड होता है, यानी उस आवेश की ओर होता है। और यदि आवेश क्या हो, धनात्मक, तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, आउटवर्ड, यानी उस आवेश से बाहर की ओर। तो यहाँ से आप दो निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो अभी हमने क्या देखा कि यदि हमारे पास प्लस क्यू आवेश है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा किधर होती है, बाहर की ओर, ये होगा ई वेक्टर की दिशा। और यदि हमारे पास ऋणात्मक क्यू आवेश है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो क्या होती है, इनवर्ड, ये हो गई ई वेक्टर की दिशा। अब यदि हम ये देखना चाहते हैं कि हम कोई आवेश है जिसको हमने इन आवेशों के वैद्युत क्षेत्र में रखा है, यानी इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि हमारे पास एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र है पहले से ही, और बाह्य वैद्युत क्षेत्र में हमने किसी आवेश को रखा। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि यदि वो धनात्मक है तो उस पर किधर बल लगने वाला है, और यदि वो ऋणात्मक है तो उस पर किस दिशा में बल लगने वाला है। तो मान लेते हैं ये आपका प्लस और ये है माइनस। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, प्लस आवेश है, यहाँ माइनस है। तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की यदि हम दिशा देखना चाहें तो किधर होगी, प्लस से माइनस, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होने वाली है। ये हो गया आपका ई वेक्टर की दिशा, यानी ई वेक्टर आपकी इस दिशा में लगी है। यदि हम इसको ए शीट माने, इसको बी माने, तो ए बी के दिशा में वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे मैंने किसी धनावेश को रखा है, प्लस क्यू आवेश को रखा है। अब आप देखो कि जो ये प्लस क्यू आवेश है
इस पर बल किस दिशा में लगने वाला है। जो धनात्मक आवेश है ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो अपने से दूर भेजेगा। तो यानी इसकी दिशा भी किधर होने वाली है, प्लस से माइनस की ओर। यानी जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, यानी जो ये प्लस क्यू है, किस दिशा में इस पर बल लगने वाला है, जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा है F वेक्टर बराबर होता है Q नॉट E वेक्टर, जो किसी भी आवेश के लिए सत्य है। जरूरी नहीं है यहाँ पे आवेश कैसा हो, परीक्षण आवेश, कोई भी आवेश है, यदि हमने उसको किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है। वो एक बल का अनुभव करता है और उस बल को निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है, F वेक्टर बराबर होता है Q नॉट E वेक्टर। तो यहाँ से आप इस सूत्र को F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर भी लिख सकते हो, जो किसी भी आवेश के लिए सत्य है। तो हमने क्या करा, इस प्लस क्यू आवेश को इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा और तब देखा कि इस प्लस क्यू आवेश पर किधर बल लग रहा है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि इस पर बल किस दिशा में लग रहा है, जिधर ई वेक्टर की दिशा है। तो यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि यदि आवेश धनात्मक हो तो उस पर जो लगने वाला बल है वो ई वेक्टर की दिशा में होता है। अब इसी प्रकार से अब यहाँ पे हमें ऋणावेश ले लेती हूँ। अभी मैंने धनावेश लिया, अब लेते हैं ऋणावेश और तब देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई ऋणावेशित है तो उस पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किस दिशा में बल लगता है। तो सेम वही बाह्य वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं और इसकी दिशा वही होने वाली है, प्लस से माइनस। तो ये आपकी हो गई वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिया मैंने कोई ऋणावेश माइनस क्यू। अब मुझे देखना है इस माइनस क्यू पर किस दिशा में बल लगेगा। तो आप देख रहे होंगे कि प्लस आवेश इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी इस पर जो बल लगेगा किस दिशा में लगेगा, विपरीत लगेगा, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो जो F वेक्टर है, ऋणात्मक आवेश पर जो बल लगने वाला है उसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या हो जाएगा, F वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस क्यू ई वेक्टर। माइनस साइन ही हमें क्या बताएगा कि जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में Q जो कि ऋणात्मक आवेश है, ऋणावेश है, उस पर बल लगने वाला है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि यदि हमारे पास कोई ऋणावेशित कण है तो उस पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। और यदि हमारे पास कोई धनात्मक आवेश है और उसको हमने एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने। अभी तक हमने क्या देखा कि यदि हमारे पास कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस प्रकार निकाला जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक से अधिक आवेशों यानी आवेशों का निकाय दिया गया हो और उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालने को कहा जाए। तो आप किस प्रकार आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालोगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत आपने पहले भी देखा था, उसमें हमने क्या किया था, आवेशों का निकाय था हमारे पास और उसके कारण कोई एक आवेश लिया था हमने जिस पर हमें वैद्युत बल कैलकुलेट करना था। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था, सभी आवेशों के कारण उस आवेश पर वैद्युत बल अलग अलग कैलकुलेट कर लिया था और उन सभी बलों को सदिश योग करने पर हमें क्या मिल गया था, सभी आवेशों के कारण उस आवेश पर जो परिणामी वैद्युत बल है वो पता चल गया था। तो वहां पे हमने क्या लगाया था, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया था। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हमें क्या बताता है कि हमें किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस बिंदु पर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी और फिर उन सभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को जोड़कर, यानी किस प्रकार जोड़ना है, उनका सदिश योग करके हमें उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आप क्या समझे, सबसे पहले आपको सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर अलग अलग वैद्युत क्षेत्र निकालना है और फिर उन सभी वैद्युत क्षेत्रों का हम सदिश योग कर दें तो उस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाती है। तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास आवेशों का निकाय है जिसमें हमारे पास n आवेश है, Q1, Q2, Q3 और Qn। क्या क्या है, n आवेशों का निकाय है, Q1, Q2, Q3 और इसी प्रकार से Qn तक। अब मान लेते हैं कि ये आपका XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
यानी XYZ निर्देशांक निकाय है। आपको Q1, Q2, Q3 और इसी तरह से Q1 की स्थिति सदिश आपको दिए गए हैं। ऐसे हमने अध्यारोपण का सिद्धांत जब विद्युत बल निकालने के लिए लगाया था तो उसमें भी आपने ये चीज़ देखी है। उसमें हमने Q1, Q2, Q3 इसी तरह से Q1 आवेश लिए थे और उनके स्थिति सदिश को बताया था। जैसे Q1 का स्थिति सदिश क्या है, यहाँ पे R1 वेक्टर है। उसी प्रकार से Q2 का स्थिति सदिश क्या लिया है, R2 वेक्टर लिया है। उसी तरह से Q3 का क्या ले लेंगे, R3 वेक्टर ले लेंगे। उसी तरह से Q4 का R4 वेक्टर ले लेंगे और इसी तरह से चलते चलते Qn का क्या ले लेंगे, Rn वेक्टर। तो इस तरह से इनके स्थिति सदिश भी हमने बता दिए हैं कि इनकी स्थिति मूल बिंदु O के सापेक्ष कहाँ पर है। अब हम P के सापेक्ष Q1 की, Q2 की, Q3 की, Q4 की और इसी तरह से Qn की स्थिति देख लेते हैं। और अभी हमने ये सीखा है कि यदि हमारे पास कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस प्रकार निकाला जाता है, तो उसका हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो Q1 के कारण P बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, Q2 के कारण कितनी होगी, Q3 के कारण कितनी होगी, Q4 के कारण कितनी होगी और इसी प्रकार से चलते चलते जाएंगे और Qn के कारण कितनी होगी वो सब निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं कि Q1 के कारण P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, E1 वेक्टर है। और ये प्लस Q मान लेते हैं कि जो ये आवेशों का निकाय हमने लिया है ये सब क्या है, धनात्मक है। तो धनात्मक के कारण आपने देखा था कि जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसकी दिशा किधर होती है, उस आवेश से बाहर की ओर। तो Q1 E1 वेक्टर की दिशा इधर हो जाएगी। उसी प्रकार से E2 वेक्टर की दिशा भी Q2 से बाहर की ओर यानी ये हो जाएगी। उसी प्रकार से तीसरा जो हमने आवेश लिया Q3 वेक्टर उसके कारण भी बाहर की ओर इस तरह से हो जाएगी E वेक्टर की दिशा, E3 वेक्टर की दिशा। उसी प्रकार से Qn वेक्टर के कारण भी हो जाएगी। तो यानी P बिंदु पर हमें कौन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हो गए हैं, इसको अगर हम फिर से रिड्रॉ करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। मान लेते हैं ये हो आपका P बिंदु है, ये आपका Q1 है, इसका स्थिति सदिश हम मान लेते हैं ये है। इस P बिंदु से इसकी जो स्थिति है इसको हम मान लेते हैं R1P वेक्टर। उसी प्रकार से ये आपका Q2 है और इस P बिंदु से इसका जो स्थिति है वो है R2P वेक्टर। उसी प्रकार से Q3 की मान लेते हैं ये आपकी R3P वेक्टर और इसी प्रकार से Qn की है आपकी RNP वेक्टर। तो अभी हमने क्या देखा कि Qn के कारण जो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लगेगा उसकी दिशा मान लेते हैं ये हो गई आपकी En वेक्टर। उसी प्रकार से 1 के कारण E1 वेक्टर, उसी प्रकार से 2 के कारण E2 वेक्टर और उसी प्रकार से 3 के कारण E3 वेक्टर। यानी सभी आवेशों के कारण इसी प्रकार से हमने निकालना है E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, E4 वेक्टर, E5 वेक्टर और इसी तरह से सो ऑन कहाँ तक, En वेक्टर तक। तो अब हमने अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या पढ़ा है कि यदि मुझे P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसको निकालने का तरीका क्या है। इन सभी जो विद्युत क्षेत्र हमने प्राप्त किए हैं E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, En वेक्टर, इन सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का क्या करना पड़ेगा, सदिश योग करना पड़ेगा। तो हमें क्या पता चल जाएगा, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो E वेक्टर है कैसे प्राप्त हो रहा है, यानी परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है वो किस प्रकार प्राप्त हो रहा है। E वेक्टर बराबर है E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, E3 वेक्टर और सो ऑन टू En वेक्टर। अब आप जानते हो कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। E वेक्टर बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। R क्या है, उस P बिंदु की Q आवेश से दूरी, तो इसको Q1 मान लेते हैं। और हमने अभी देखा है कि जो Q1 से P बिंदु की जो दूरी है यानी उसका स्थिति सदिश क्या R1P वेक्टर है। तो यानी इसकी दिशा अगर यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, R1P वेक्टर के मॉड का स्क्वायर आ जाएगा और इसकी दिशा भी व्यक्त करनी है तो R1P कैप से इसकी दिशा भी व्यक्त हो जाएगी। तो ये आपका E1 वेक्टर निकल गया। इसी प्रकार से आप E2 वेक्टर भी निकाल सकते हो। E2 वेक्टर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2P के मॉड का स्क्वायर और R2P कैप। उसी प्रकार से आप E3 वेक्टर भी निकाल सकते हो। E3 वेक्टर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3,
यानी जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो वो आवेश यहाँ पे आता है ऊपर, और उस आवेश से उस बिंदु की जो दूरी होती है वो आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे r3p वेक्टर का स्क्वायर और उनके बीच और दिशा व्यक्त करने के लिए r3p कैप। इसी प्रकार से Q1 आवेश के कारण भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं 1/4πε0 Qn और Rnp के मॉड का स्क्वायर और Rnp कैप। इस प्रकार हमने अलग अलग आवेशों के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अब इन सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का हम सदिश योग कर लेंगे तो हमें P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम क्या कर लेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र बराबर हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर और सो ऑन टू En वेक्टर। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 से यहाँ पे E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर और En वेक्टर का मान रखें यदि, तो E वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q1 बटे R1p वेक्टर के मॉड का स्क्वायर R1p कैप प्लस 1/4πε0 Q2 बटे R2p वेक्टर के मॉड का स्क्वायर R2p कैप। उसी प्रकार से प्लस 1/4πε0 Q3 R3p वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और R3p कैप, और उसी प्रकार से सो ऑन टू 1/4πε0 Qn Rnp वेक्टर के मॉड का स्क्वायर डॉट Rnp कैप। तो इस प्रकार आपने P बिंदु पर परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता को कैलकुलेट कर लिया। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद की वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र पर आधारित आंकिक प्रश्न करेंगे।